So today here we have with us Dr. Abhishek Kumar Yadav. So you scored a whooping score of how टू much जीरो did you वन score? 201। 201. Yes, that's a whole lot of marks. तुम्हारे तो दिमाग में ऐसे होगा कि 150 चाहिए and yeah. So now over to you. Mike is over to you. You need to tell me your journey. जो करना है एकदम शॉर्ट में बताओ. ठीक है, कहाँ से चालू किया? 6 months में किया या फिर you did from main notes before? Just tell me everything in short. So my name is Abhishek Kumar Yadav. I have graduated from Mari State University in Russia, and this is my first attempt. और इसमें मेरे को 201 मार्क्स आए हैं। सो जो जर्नी है वो तो रशिया में ही स्टार्ट हो गई थी। सो अराउंड थर्ड ईयर से मैंने मैरो से स्टार्ट कर दिया था अपना मेन नोट से पढ़ना। जितने भी मैरो के लेक्चर्स थे, मेनली मेजर सब्जेक्ट्स के, वो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था। और जब और क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे सोचते हैं कि ये 6 मंथ्स में आएंगे इंडिया में और कर लेंगे। वो हो सकता है, पर वो तभी हम्म. पॉसिबल है कि वो पहले से कुछ बेस हो बच्चे का, तो ही वो पॉसिबल है। नहीं तो उसको रटना बहुत मुश्किल है। एक बार को रट लेंगे, पर वो क्वेश्चंस जब हम बैठते हैं, जो एग्जामिनर्स के क्वेश्चन होते हैं और जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो बहुत अलग हैं। क्योंकि बहुत वहां पे अलग होता है. ऐसे होते हैं कि वो तुम्हें लगेगा कि ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, पर जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उसके ऑप्शन बिल्कुल भी क्लोज नहीं होते। वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं, तो बच्चे को तुक्का लगाना आसान होता है, पर एग्जाम में ऐसा नहीं है। एग्जाम में वो बहुत मुश्किल है। सो ये चीज जो है, ये प्रैक्टिस तभी होगा अगर स्टार्टिंग से ही तुम कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हो। अगर ब्लैंक होके आ गए तो मुश्किल है एक बार में करना। सो इसलिए जरूरी क्या है कि कोई भी चीज पकड़ो, कोई भी कोचिंग ले लो, कुछ भी, कोई भी फ्री वीडियोस है, जो भी है, मैरो ले लो, प्रेपेड, किसी का भी अब तो फ्री मिलने लगे कितनी चीजें, कुछ भी लो, उसको स्टिक करो और उसी चीज को पढ़ते रहो। So Dr. Abhishek, how many GTs did you give in total? सो टोटली मैंने दिए 5 जीटी, जिसमें से एक मैंने रशिया में दिया था इंडिया आने से पहले, टेस्ट करने के लिए कि मैं स्टैंड कहाँ पे कर रहा हूँ। तो उस जीटी Hmm. में मेरा स्कोर आया था 176। तो मैं कॉन्फिडेंट था Okay. कि हाँ, मैं अच्छी प्रिपरेशन करी है और इंडिया के अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे से होगा मेरा। सो फिर इंडिया आने के बाद मैंने अराइज ज्वाइन करा था, ऑफलाइन क्लास। तो वहां पे मैंने इंडिया में आने के बाद मैंने 4 जीटी और दिए, एंड में हम्म. मैंने 2 दिए, और इन द बिटवीन इंटरवल्स मैंने 2 दिए। और अच्छा. जरूरी नहीं, और मेरे जीटी के स्कोर ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रहे, वो बढ़े भी हम्म. और कभी कभी कम भी हुए। लाइक एक बार मेरे 164 आए, फिर वो एक कम होके 152 भी हो गया, और फिर 176 वापस गया। और मैक्सिमम जो लास्ट मैंने दिया था जीटी एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले, उसमें मेरे आए थे 192। सो जरूरी नहीं है कि आपके जो जीटी में स्कोर आ रहे हैं वो एग्जाम से मैच करे, मोस्टली मैच कर जाते हैं, पर वो जरूरी नहीं है। क्योंकि एग्जाम्स के जो ऑप्शंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं, वो तुम्हारे जो जो भी क्वेश्चन बैंक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उनसे बहुत अलग होते हैं। हाँ, होंगे वो उसी टॉपिक पे बेस पे, पर उससे कुछ अलग होगा। एग्जामर को पता है कि तुम लोग गलती कहाँ करोगे और तुम लोग सही कहाँ पे करोगे, उसको सब पता है। इसलिए वो एग्जामिनर है और हम लोग स्टूडेंट हैं। That is so true. So true. अच्छा तो तुमने सारे सब्जेक्ट्स किए या कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया ऐसे कुछ? जब मैं रशिया में था तो मैंने मोस्टली सारे पेपर खत्म कर लिए थे, डरमा को छोड़ के। क्योंकि डरमा मैंने एक बार पढ़ने की कोशिश करी थी, पूरी पढ़ी, पर याद ही नहीं हुआ, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और हम्म. रेडियो छूट दिया था उस समय। और पैथो, फार्मा और माइक्रो, क्योंकि ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, तो छोड़ दिया था अच्छा. इसको। बाकी वहां से करके आया था मैं। इंडिया आने के हम्म. बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। पर फिर वही सेम चीज, क्योंकि मैंने वहाँ पैथो फार्मा माइक्रो नहीं पढ़ी थी, तो वो भी यहाँ मुझे दिक्कत दे रही थी। पर हमारा नेचर क्या है कि हम लोग जो चीज नहीं समझ आती हम लोग उसे छोड़ देते हैं। तो वो मैंने भी एंड Yeah. तक उसको स्किप करता रहा। इसे एंड में देखेंगे, अभी जो आता है वो पढ़ लेते हैं, एंड में देखेंगे। वो एंड आते आते वो जनवरी आ गया। फिर हम्म. फिर बाप रे. जनवरी फिर जनवरी में सिर्फ एक चीज रियलाइज हुआ कि इसे छोड़ ही नहीं सकते हैं, इसका कुछ करते हैं। हम्म. सो मैंने क्या करा कि पैथो और माइक्रो के लिए प्रीति मैम का वन लाइनर एक वीडियो देखा। वो भी मैं देख रहा था Jan 4 को, और मेरा एग्जाम उसके 10-12 दिन बाद ही है।
और मैं देख रहा हूँ, और वो चीज देखी, समझ आया, उसको याद कर लिया। ऐसा नहीं था कि उस सब्जेक्ट के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं, मतलब बिल्कुल वो ब्लैंक था कुछ। पर तो ऐसा भी था। नहीं था कि, हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं था उसमें भी कि मतलब अच्छा स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने मैम का वीडियो देखा, फिर माइक्रो का मैंने उनका एलआर देखा, और उससे याद कर लिया। और उसी के बेसिस पे मैंने फिर एफएमजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और नीट के करे। उसमें दो दो दिन चला गया मेरा। फिर उसी के हम्म। बेसिस में ये सब करके चला गया। फार्मा मैंने एंड तक छोड़ दिया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के पीछे भागते रहो, क्योंकि वो भी स्कोर है, मतलब उसमें 15-20 क्वेश्चन आएगा। पर उसके पीछे क्यों भागना, क्योंकि वो एंड में भी तुम्हें जरूरी नहीं कि मार्क्स दिला दे। पर वो चीज करो जिससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस भी नंबर नहीं बढ़ रहता सकते हैं। कि याद है ही। दैट सब्जेक्ट इज रियली डिफिकल्ट, फार्मा। इस बार भर हाँ, भर के आए थे ना पर क्वेश्चंस फार्मा से। हम अप्रोक्स 20 क्वेश्चन थे, 20-21। वाह। तो फार्मा बहुत आई थी इस बार, और जो मैं छोड़ के गया था वही आई थी। फिर भी 201, 201, दैट्स लाइक ह्यूज। आई थिंक जो भी ये वीडियो देखे होंगे तो बनता है, क्लास तो बनता है, राइट? दैट्स अ लॉट मैन, दैट्स अ लॉट। मतलब वैसे तुम पढ़ाते हो बच्चे ही हो, ओके। यू नो, डू पर यू रियलाइज दैट? पर वो जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो एंड में कहीं फेल होती दिख रही थी, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम एंड में क्या रिवाइज करें, कितना रिवाइज करें, किसको इम्पोर्टेंस है। तो इंसान का बहुत टाइम इसी चीज में चला जाता है कि अभी ये पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं वो छूट गया, अभी से पढ़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग तो सबका अच्छा होता है, 4 महीने बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जो एंड का 1 महीना 1.5 महीना होता है ना, बच्चा वहीं कंफ्यूज होता है कि क्या पढ़ें, उसको कितने देर पढ़ें। और सबका सब वहीं पे आके फेल होते हैं। स्टार्टिंग में सबके नंबर अच्छे आ रहे होते हैं, सब टीएमडी दे रहे होते हैं, सब नंबर अच्छे आते हैं। पर जो एंड में उससे कंपाइल करना होता है ना, बस वहीं पे इंसान या तो जीतेगा या तो हारेगा। दैट इज ट्रू। तो तुमने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन की थी एंड यू स्टक विथ योर स्ट्रैटेजी, या फिर तुम चेंज करते गए स्ट्रैटेजी, ऐसे कुछ? स्टार्टिंग में तो था कि सारे सब्जेक्ट्स, एक बार तो मैं मैरो से सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए थे। फिर अराइज में आने के बाद मैंने उनके ऑफलाइन क्लासेस ली। मतलब अच्छे से चल रहा था। फिर सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा सा बोर हो गया कि उस चीज़ से, कि हाँ, मतलब एक प्लेट्यू आ गया था कि मतलब वो सेम जा रहे हैं, सेम रोज 9 बजे क्लास हो रही है, फिर हम 8 बजे छूट रहे हैं, 9 बजे छूट रहे हैं। फिर वो चीज़ को रिवाइज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 12 घंटे की क्लास के नोट ज़्यादा हो जाते थे। तो उसको रिवाइज करना, फिर मॉर्निंग में वापस से सेम चीज़ करना। तो एक प्लेट्यू आ गया था। तो उस प्लेट्यू में कहीं मतलब खो गया था उसमें। फिर जब थोड़ा टाइम बीता, सितंबर चला गया, अक्टूबर आया, तो उस समय लगा कि नहीं, कुछ चीज छूट गई है। फिर वापस से स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ा, क्योंकि क्योंकि इस समय जरूरी रहता है कि कोई तुम्हारे पास हो जो तुम्हें बताए। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसे ऐसे दोस्त नहीं थे कि मैं पता चल पाए कि मुझे कोई बताए कि नहीं ये सही नहीं है, या फिर मेरे पास ऐसे कोई सीनियर्स नहीं थे जो मुझे बताए कि नहीं ये नहीं करना है, या फिर ये कब करना है। सीनियर मेरे पास ऐसे नहीं थे जो गाइड कर सके। सो जो मैंने करा वो, मतलब मैंने बस ऐसा ऐसा समझ लो कि मैंने एक्सपेरिमेंट करा कि एक बार करके देखते हैं क्या है, ये सही होगा कि नहीं। पर वो सही हो गया। इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे था जिस दिन रिजल्ट आया एंड यू टोल्ड देम दैट आई पास्ड, एंड दैट टू 201? रिजल्ट आने से पहले जब मैं रिकॉल देख रहा था, तो रिकॉल में 141, क्योंकि जितने मैं श्योर था वो मेरे को था कि 141 142 रिकॉल में मैं बिल्कुल श्योर था कि इतना तो कॉन्फिडेंट होगी, क्योंकि मेरे को उसके आंसर याद थे। इस रिकॉल के आंसर कि मैंने क्या मार्क करा है, बाकी का मुझे नहीं पता था कि कितने मार्क मैंने, क्या मैंने टिक करा है क्या नहीं। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला था कि पता नहीं होगा कि नहीं, कि रिकॉल में मेरे 141 मुझे याद आ रहे हैं, बस बाकी मुझे नहीं याद आ रहा मैंने क्या मार्क करा है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि पास हो जाएंगे। मैंने बोला श्योर नहीं हूँ, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं। पर था कि 100 क्वेश्चन और थे, तो 100 में से शायद 9 नंबर और आ जाते। तो हो ही तो जाएंगे, मुझे हाँ। पता नहीं था। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक ठीक है, जो भी हुआ हुआ, ऐसा करो हम लोग चलते हैं, उज्जैन चलते हैं। तो हम लोग एग्जाम से पहले ही, मम्मी ने बोला चलो एग्जाम के बाद हम उज्जैन, फिर उज्जैन से जैसे ही घूम के आए हैं, फिर 2 दिन बाद रिजल्ट आया है। तो फिर जब रिजल्ट देखा तो मुझे पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि 201 कैसे आ सकता है, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड में नहीं वन। होनी चाहिए। मैं फिर एक बार तो पहले मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, तो रिजल्ट में मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो मैं परेशान, कहीं कुछ रिजल्ट को हेल्ड तो नहीं कर दिया है, फिर विड्रॉ तो नहीं कर दिया है। फिर कुछ ज्यादा जब रिजल्ट आया तो उसमें 201 था। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो उस टाइम मतलब नम था, कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा ही है कि किसका है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड तो कुछ और था और आया कुछ और है।
फिर पापा को बताया तो सब लोग फिर उसके बाद से बहुत खुश थे। तुम खुशी में भी बहुत स्टोइक हो वैसे। Tell me three tips that would really help to all the people who were unfortunately not able to clear. सो पहली चीज तो ये है कि जरूरी नहीं है कि हाँ 90 सब्जेक्ट्स करो, पूरे करो, पर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 12 5 और 2 की। क्योंकि प्रियांश सर ने बताया था कि 12 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। वो तुम उसमें हम्म, गलती नहीं कर सकते। कि अगर किसी किसी ने तुमसे नोट्स उठा के पूछा कि इसमें से बताओ कि ये क्या है 12 में से, तो तुमको वो आने चाहिए, उसमें से गलती नहीं होनी चाहिए। 5 वो होने चाहिए जो तुम्हारे हाँ ओके ओके हैं, कि हाँ गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। और 2 ऐसे होंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है। और उस हम्म, 2 में मेरे थे, एक था बिल्कुल ही डरमा था, एक तो फार्मा था, बिल्कुल नहीं आता था। तो जरूर फिर उसके बाद एंड में आते आते जब लास्ट का 15 दिन बचता है, तो वो जो 12 सब्जेक्ट है ना, उसको पक्का करो। भूल जाओ कि बाकी और क्या थे, साइड बाय साइड लेके चलते रहो, पर वो 12 पे फोकस करो, बार बार 12 को ही पढ़ो अपने। क्योंकि वो तुम्हारे 12 तुमको पास कराएंगे। बाकी से तो तुमने पढ़ा है, उससे तो पास नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर वो 12 तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराएंगे एग्जाम में कि हाँ ये गलत नहीं होगा, इसमें से सही होगा। वो 12 अच्छे से करके जाओ। क्योंकि मैंने भी अपनी एक स्ट्रेटेजी एंड में बनाई, क्योंकि एंड में चीजें रिवाइज नहीं होती। 200 पेज की सर्जरी, 300 पेज की मेडिसिन, ऐसे करते तो बहुत ज्यादा नोट्स हो जाते हैं, इसको कंबाइन करना बहुत मुश्किल है। तो अपने चूज करो सब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही कि तुम किस में अच्छे हो, और अपने पास एक लिख के रखो कि ये 12 मेरे हैं और मुझे एंड में इसको ही पढ़ना है। सबसे मेन स्ट्रेटेजी ये है। दूसरी हो गई कि रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब है कि एमसीक्यू करना है, उसको रटना नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि अगर वैसे बहुत बच्चे देखे मैंने, अगर तुम किसी से पूछोगे कि इसका आंसर क्या है, उनको आंसर रट गए थे बच्चों को क्वेश्चन करते करते। क्योंकि क्वेश्चन तो लिमिटेड ही है ना, वो क्वेश्चन तो लिमिटेड है, हर किसी प्लेटफॉर्म पे सेम क्वेश्चन है। तो बच्चा उसको कितनी बार प्रैक्टिस करेगा, तो बच्चे को आंसर ही रट जाता है। तो एक सूडो कॉन्फिडेंस आता है बच्चे के अंदर कि ये तो मुझे आता है। बच्चा उसके आगे पीछे कभी नहीं पढ़ता, उसको सिर्फ पढ़ता है अच्छा ये आंसर आया था, हाँ ये तो मेरा सही है, तो मुझे आता है, वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो उसको रटना नहीं है, उसको समझ के करना है। कम ही करो, पर ऐसा करो कि हाँ कि वो आता है। और साथ में नीट पीजी और आईना सेट के 2 साल के क्वेश्चन बहुत हैं। जो भी एमसीक्यू करना है अच्छे से मतलब करके उसको एक बार रिव्यू करना जरूरी है। क्या होता है कि हम लोग आंसर तो सही आता है, हम लोग रिव्यू भी नहीं करते। और ये सी नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तो मैंने उसे फॉलो भी करा होगा, क्योंकि वो गलती मैंने भी करी है। कि हम लोग की आदत होती है कि सही हो गया तो आगे बढ़ो, वो तो सही है, हम उसे देखते नहीं है, और ये गलती है। ये चीज मैंने भी करी है। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ कि वो करो तो मैंने भी चीज करी होगी। वो सीखी है तो समझ में आई है कि हाँ वो करना जरूरी है। और फिर तीसरी चीज हो गई, एक तो हो गया पहले कि सब्जेक्ट चूज करो, दूसरा हो गया एमसीक्यूज दो, और तीसरा जीटी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम्म, तुम 6 महीने पढ़ लो कोई बात नहीं, पर जो 5 घंटे का एग्जाम देना है, वो डिसाइड करेगा कि तुमने, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। 6 महीने पढ़ा वो डिसाइड नहीं करेगा। तो जो 2.5 घंटे का जो टाइम है उसमें तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो वो एक्टिव रहने के लिए ही तुम लोग जीटी देते हो। कि जीटी दिया तो 2.5 घंटे दिमाग एक्टिव रहे, बिल्कुल भी इसलिए देना है जीटी। नंबर जो आए वो तो बात की बात है, वो तुम उसको रिकवर करते रहोगे, पर वो 2.5 घंटे बैठना और कॉन्सेंट्रेशन से बैठना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटी इसीलिए है, बस वो कि तुम बैठे रहो एग्जाम में। और हाँ जीटी को जीटी का देना है। मैंने एक जीटी दिया था तो मैं बोर हो जाता था, तो क्या करा मैंने, हम्म, जीटी का एक हाफ आज दिया और जीटी का अगला हाफ कल दे दिया। तो ओह, ये गलती नहीं करना है, उसको उसी दिन हम्म, देना है और उसी दिन पढ़ना है। स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा ना हाँ। पूरे तो कभी कभी फंडा। बच्चों को होता है कि वहां पे इंसान बोर हो जाएगा, या फिर इंसान को मन नहीं करता है, या फिर हम्म, मतलब कुछ भी हो सकता है एग्जाम के समय। तो उस चीज के लिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा ब्रेन को। वो 2.5 घंटे के 2 सेट हमें लगाने ही लगाने हैं। और कम से कम, जरूरी नहीं है कि हर कोई बोलता है किसी ने 10 जीटी दे दी है 12, जरूरी नहीं है। जितना दो जितना तुमसे हो सके, पर हाँ 2 से 3 तो देना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि तुम जीटी नहीं दो, 2 से 3 दो। और वो तो जरूरी है। नहीं कि जीटी का जो स्कोर आ रहा है वो तुम्हारे तुम्हारे मार्क्स उसी पे बेसिस पे आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जीटी तुम्हारा बस एक बताता है कि तुम उस टाइम उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो।
जो तुमने एग्जाम दिया है, जैसे तुमने मैरो को जीते तो तुम उस मैरो के क्वेश्चन को तुमने प्रिपेयर करा है, एग्जाम के क्वेश्चन अभी आना बाकी है, तुम उसके लिए ट्रेन करके जा रहे हो, और वहां पे क्या आएगा वो उसी दिन पता चलता है। ये एग्जाम सिर्फ एक स्ट्रेटेजी का है, यहाँ पे किसी को अपने आप की नॉलेज प्रूफ नहीं करनी है, यहाँ पे प्रूफ हम्म करना है कि तुमने एग्जाम को कैसे लड़ा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब पढ़ा तो सब लोगों ने है, पर सब लोग पास नहीं हुए। पर मेन हम्म चीज क्या है कि तुमने, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी, और वहां पे तुमने किस तरीके से उसको पास करने की कोशिश करी है, सबसे मेन चीज ये है। That's it for today, and thank you so much, Dr. Abhishek. I hope you're feeling happy and you're joyous. Your heart is happy. थैंक यू मैम फॉर द कॉम्प्लीमेंट।